Okay. Good morning, everyone. We have to do when the goods are invoiced at a invoice price अप्रोच हमें कवर करनी है. हम ब्रांच अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं. ठीक है. हमारे ब्रांच अकाउंटिंग में हमने कॉस्ट प्राइस अप्रोच को, कॉस्ट प्राइस मेथड को कवर कर लिया है. अब कॉस्ट प्राइस मेथड के अलावा अब हमें इनवॉइस प्राइस अप्रोच कवर करनी है. ठीक है. यानी कि हमने उसके अंदर कॉस्ट प्राइस अप्रोच कवर हो गई. अब हमें इनवॉइस प्राइस अप्रोच कवर करनी है. व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस, कि जब गुड्स है, कि जब हम गुड्स को यानी कि इनवॉइस प्राइस पे इनवॉइस करते हैं. तो व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज द इनवॉइस प्राइस अप्रोच. ठीक है. नाउ सी, समटाइम द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट अ हायर प्राइस. ठीक है. देखो सिंपल लिखा है कि समटाइम्स द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट अ हायर प्राइस. ठीक है. कह रहे हैं कि समटाइम्स द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच एट अ हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस. कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स भेजता है. ठीक है. कभी यानी कि समटाइम जब हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स भेजता है, कब? कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेजता. वो कब सेंड करेगा? एट अ हायर प्राइस देन द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट से ज्यादा हायर प्राइस पे जब वो गुड्स भेज रहा है. ठीक है. तो समटाइम द हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू द ब्रांच. ठीक है. कभी कभी जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स भेजता है, कब? एट अ हायर प्राइस देन द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट से ज्यादा हायर प्राइस पर. तब हम इसे इनवॉइस प्राइस कहते हैं. तो टर्म्ड एज इनवॉइस प्राइस. द इनवॉइस प्राइस मेथड इज अडॉप्टेड, करें where the goods would be sold at a fixed price by the branch. ठीक है. कह रहे हैं कि द इनवॉइस प्राइस मेथड, की जो इनवॉइस प्राइस मेथड है इज अडॉप्टेड. इनवॉइस प्राइस मेथड अडॉप्ट होता है कब? कब अडॉप्ट होगा? कि जब गुड्स है वो आपके पास, सिंपली आपको ये देखना है कि आपको वहां पे कॉस्ट के अकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि देखो कॉस्ट से ज्यादा थोड़े से प्रॉफिट पे भी. ठीक है. कि द इनवॉइस प्राइस मेथड इज अडॉप्टेड वेयर द गुड्स वुड बी सोल्ड एट अ प्राइस, एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द ब्रांच. ब्रांच के द्वारा जो एक फिक्स्ड प्राइस रखा गया है, बिकॉज इनवॉइस प्राइस इज अ दैट प्राइस, दिस प्राइस इज टू बी द फिक्स्ड बाय द ब्रांच. क्लियर? इनवॉइस प्राइस वो प्राइस है जो कि ये ऐसा प्राइस है जो कि ब्रांच के द्वारा फिक्स्ड किया जाता है. ठीक है. प्लीज नोट दैट कि इनवॉइस प्राइस इज दैट कि विच इज फिक्स्ड बाय द ब्रांच. ठीक है. वो एक ऐसा प्राइस है जो कि ब्रांच के द्वारा फिक्स्ड किया जाता है. सो इनवॉइस प्राइस मेथड इज अडॉप्टेड. इनवॉइस प्राइस मेथड अडॉप्ट किया गया था वेयर, जहां पर द गुड्स वुड बी सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द ब्रांच, की जहां पे हम गुड्स को बेचते हैं, सोल्ड करते हैं. ठीक है. ब्रांच के द्वारा फिक्स्ड प्राइस पे. तो वेयर द गुड्स वुड बी सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द ब्रांच, द मेथड ऑफ सेंडिंग गुड्स एट इनवॉइस प्राइस इज डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टॉक कंट्रोल. कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको कि द मेथड ऑफ सेंडिंग गुड्स एट द इनवॉइस प्राइस, कि हम गुड्स को सेंड करते हैं इनवॉइस प्राइस पर, इज डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टॉक कंट्रोल, कि वो स्टॉक कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? डिजायरेबल होगा. इट इज सुटेबल फॉर डीलर्स, ये डीलर्स के लिए सुटेबल होती हैं. वेयर गुड्स आर ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप. ठीक है. जहाँ पे जो गुड्स है वो स्टैंडर्ड टाइप के हैं. इट इज सुटेबल फॉर डीलर्स, ये डीलर्स के लिए सुटेबल है जहाँ पे गुड स्टैंडर्ड टाइप के हैं. एंड अनलाइकली टू फ्लक्चुएट इन प्राइस. ठीक है. द गुड्स में ऑल्सो बी इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस. कह रहे हैं कि जो
goods may also be invoiced at selling price to keep margin of profit. कह रहे हैं कि goods को हम invoice करते हैं किस पे, selling price पे, ठीक है। कह रहे हैं the goods may also be invoiced at selling price, कि जो goods को हम मतलब invoice करते हैं selling price पे to keep margin of profit a secret from the branch manager, ठीक है। देखो मेन चीज आपको बस इतनी सी अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर जो गुड्स हैं वो आपके ब्रांच के द्वारा एक फिक्स्ड प्राइस पे बेचे गए हैं, फिक्स्ड प्राइस पे सॉल्व किए गए हैं, और जो गुड्स को सेंड करने का मेथड है इनवॉइस प्राइस पे, वो स्टॉक को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। मतलब वहां पे कि जैसे प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, तो ये स्टॉक को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजायरेबल है। तो मेथड ऑफ सेंडिंग द गुड्स एट द इनवॉइस प्राइस इज डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टॉक कंट्रोल, कि हम जैसे स्टॉक को कंट्रोल करते हैं तो स्टॉक को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजायरेबल है। द गुड्स मे बी इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। कह रहे हैं कि जो गुड्स है, गुड्स को इनवॉइस किया जाता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो गुड्स को हम इनवॉइस करेंगे सेलिंग, द गुड्स मे बी इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू कीप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर। कह रहे हैं ब्रांच मैनेजर से प्रॉफिट के मार्जिन को रखने के लिए, ठीक है। द गुड्स में the goods may also be invoiced at selling price। कह रहे हैं गुड्स को हम क्या इनवॉइस करते हैं किस पे, सेलिंग प्राइस पे, टू कीप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आ सीक्रेट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर, कि यानी कि ब्रांच मैनेजर से, ठीक है, प्रॉफिट के मार्जिन को रखने के लिए। अंडर दिस मेथड यस मैम कुछ बोलिए। मिस ना यूँ कह रहे हैं कि ना वो उनका ऐड लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा, आप उन्हें ज्वाइन कर कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। हो गया, अब एक एक ही जना था बेटा, मैंने ऐड कर दिया। मैम कहाँ हो पा रहा है? शिवांगी है और आयुषी है। शिवांगी तो थी, उसको ऐड कर दिया। देखो आपके सामने स्क्रीन इज शेयरिंग ना, स्क्रीन यस। इज विजिबल टू यू, देखो नो वन इज एंट्रिंग। यस मैम। अभी जो एंटर थी मैंने उसे एडमिट कर दिया, तभी तो इसीलिए मैं मतलब 5-10 मिनट्स वेट करती हूँ कि सो दैट एवरीवन एंटर हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए द गुड्स में बी इनवॉइस्ड एट अ सेलिंग प्राइस, क्योंकि अब आप यहाँ पे कहोगे कि मेन चीज यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस पे गुड्स को क्यों इनवॉइस कर रहे हैं, जो गुड्स है हम उसे सेलिंग प्राइस पे इसीलिए इनवॉइस कर रहे हैं टू कीप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ए सीक्रेट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर, कि ब्रांच मैनेजर से कि प्रॉफिट के मार्जिन को एक सीक्रेट रखने के लिए, ठीक है। कह रहे हैं टू कीप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अ सीक्रेट फ्रॉम, कह रहे हैं ब्रांच मैनेजर से प्रॉफिट के मार्जिन को, ठीक है ना, एक क्या सीक्रेट रखने के लिए। सो अंडर दिस मेथड प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट इज सेम एज इन द कॉस्ट प्राइस मेथड। कह रहे हैं कि ठीक है, इसी मेथड के अंडर कि जो ब्रांच अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं, the preparation of branch account is same as in the cost price method, कि branch account की जो preparation होती है वो cost price method में भी same है, ठीक है, except that all journal entries relating to the goods, ठीक है, goods से relating जितनी भी journal entries है like the stock such as the, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को जो गुड्स सेंड किए गए, गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस बाय ब्रांच, ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किए गए, आर मेड एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, वो सभी इनवॉइस प्राइस पे मेड किए गए। एंड फॉर दिस, ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर दैट, ठीक है, जो भी गुड्स सेंड किए गए थे कि लाइक अंडर दिस मैथड, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एक अलग से एंट्री, बिकॉज आपके पास यहाँ पे कॉस्ट के साथ
जो है क्या चीज, प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड है, तभी तो इनवॉइस प्राइस आपका बनेगा। तो यानी कि अंडर दिस मेथड, ठीक है, ब्रांच अकाउंट तो हम सेम प्रिपेयर करते हैं कि जैसा हमने कॉस्ट प्राइस मेथड में प्रिपेयर किया था, एक्चुअल में वही सेम होता है हमें, जबकि जो हमने कॉस्ट प्राइस अप्रोच में अडॉप्ट किया था वही हमें इनवॉइस प्राइस में अप्रोच करना है। लेकिन एक्सेप्ट द जर्नल एंट्रीज की जो गुड्स के रिगार्डिंग की जो मेरा स्टॉक है, अब वो जो मेरा स्टॉक है उसकी वैल्यू मुझे कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग इंक्लूड नहीं करनी है, उस स्टॉक की वैल्यू को मैं, ठीक है, उस स्टॉक की जो होगी वैल्यू उसे मैं इनवॉइस प्राइस अप्रोच के अकॉर्डिंग गुड्स को इनवॉइस करूंगी, यानी कि वो जो स्टॉक है उसे मैं इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग ही करूंगी। ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट इज सेम एज इन द कॉस्ट प्राइस मेथड, कि जो ब्रांच अकाउंट की जो प्रिपरेशन है वो कॉस्ट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग भी सेम है, एक्सेप्ट दैट और जर्नल एंट्रीज है रिलेटिंग टू दी गुड्स, यानी कि स्टॉक से रिलेटिंग कि जो जितनी भी सारी जर्नल एंट्रीज है, कि जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ब्रांच को हमने गुड्स भेज दिए तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को जो गुड्स वापस किए गए तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, कि जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ब्रांच को गुड्स सेंड किए गए, ठीक है, ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किए गए, आर मेड एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, वो सभी इनवॉइस प्राइस पे मेड किए गए, आर मेड एट इनवॉइस प्राइस एंड प्रॉपर एडजस्टमेंट फॉर लोडिंग, कह रहे हैं कि लोडिंग करने की जो प्रॉपर एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, ठीक है, आर मेड बाय पासिंग सम एडिशनल एंट्रीज, की कुछ एडिशनल एंट्रीज को पास करके जो इनकी लोडिंग की जो एडजस्टमेंट है, लोडिंग के लिए एडजस्टमेंट कौन सी है, कि जैसे कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एंड द प्रॉपर एडजस्टमेंट्स फॉर लोडिंग, लोडिंग के लिए जो प्रॉपर एडजस्टमेंट्स हैं कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस के बीच के जो डिफरेंस है, ठीक है, आर मेड बाय पासिंग सम एडिशनल एंट्रीज को पास करके की जाएंगी। नाउ अब हमें कुछ एडिशनल एंट्रीज है उन्हें देखना है, बिकॉज द लोडिंग, बिकॉज मेन क्या होती है आपकी लोडिंग, मान लीजिए कि कुछ आइटम्स हैं वो क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो हम उन्हें उस केस में कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे या हम उन्हें इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में देखा जाए तो जो लॉस हुआ है वो तो हमें कॉस्ट प्राइस का हुआ है, ठीक है, अगर हम इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट का भी है, ठीक है, तो हमें उसी को ही इसमें चेक करना है। फॉर यानी कि फॉलोइंग द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर द रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हम फॉलोइंग जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं उन्हें रिक्वायर्ड करते हैं। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, नंबर 1, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, इट मीन्स कि व्हेन ओपनिंग स्टॉक है आपका एक्सेस प्राइस पे है, please remember when you're opening stock, because in that case, ठीक है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक एक्सेस प्राइस में, इसे समझाने से पहले, बिकॉज ये एंट्रीज आपको तब अच्छे से समझ में आएंगी जब मैं आपको एक बार जो इसका ब्रांच अकाउंटिंग का पैटर्न है जो हमें किस तरीके से अडॉप्ट करना है उससे समझाती हूँ। हम ये स्टॉक मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको फॉर्मेट गिवन नहीं है, बेटा इसमें ना फॉर्मेट गिवन नहीं है, लेकिन आ जाएगा, देखो समझ में, एंट्री से ही समझना, न्यूमेरिकल कराऊंगी तो उसमें ढंग से आ जाएगा। फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस प्राइस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक के एक्सेस प्राइस के एडजस्टमेंट के लिए, तो स्टॉक रिजर्व, बिकॉज इन दैट केस वी नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट, ठीक है, अकाउंट, बिकॉज जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में क्या है,
एक्सेस है, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्सेस प्राइस हमने किया ओपनिंग स्टॉक का, इन दैट केस उन गुड्स को हम आगे अपने फर्दर सेफ्टी या फिर रिजर्व्स के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में रिजर्व्स अकाउंट में क्या हो गया, गुड्स गया, तो रिजर्व अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज स्टॉक इज एन एसेट्स, और स्टॉक का यानी कि ओपनिंग स्टॉक में एक्सेस प्राइस है और उसका इंक्रीज होना, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, दैट इज अ स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सो विद द डिफरेंस इन अ कॉस्ट एंड अ इनवॉइस प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस के कारण, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, कि यानी कि स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, कि जो मेरा स्टॉक रिजर्व है, ये मेरा स्टॉक रिजर्व का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नाउ द सेकंड, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे प्लीज नोट डाउन दिस इज द केस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, in the case of the opening stock, ठीक है, because it is a case of the stock, so यहाँ आपके लिए जो भी एंट्रीज रिजर्व में क्रिएट की जाएंगी वो स्टॉक के रिजर्व में क्रिएट की जाएंगी, बट द गुड्स सेंड टू द ब्रांच, ब्रांच को जो हमने कितना गुड्स सेंड किया गया उसके एक्सेस प्राइस के केस में, तो आपके लिए कौन सा काउंट होगा, तो यानी कि आपका गुड्स, यानी कि आपको जो ब्रांच को सेंड किया गया वो अकाउंट तो सिंपल हो गया, और इसमें आपके पास सिंपल है, ये सारे ब्रांच अकाउंट में जब हम कभी भी हमारा जो एक ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होता है, चाहे वो ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है ओपनिंग स्टॉक के कारण इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एज अ, ठीक है ना, एसेट्स ही है, ठीक है। तो एंट्रीज विल बी द गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट डेबिट टू द ब्रांच अकाउंट, क्लियर, विद द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस एंड द इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस के बीच में, तो क्या हो गया, विद द डिफरेंस विद द डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस के बीच में, द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, क्लियर, तो जो गुड जो सेंड था वो ब्रांच अकाउंट को, तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट इज अ थर्ड, ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज वन, for adjustment of the excess price of the opening stock के excess price के adjustment के केस में, तो stock reserve account debit to branch account, clear, कि stock reserve account debit to branch account, that is the with the difference in the cost price and the invoice price, cost price और invoice price के difference के बीच में। Now this entry is for the goods sent to branch account debit to branch account, so with the difference in the cost price and the invoice price। Next is the third one, goods returned by branch to head office, कह रहे हैं कि ब्रांच के द्वारा जो गुड्स रिटर्न किए गए थे हेड ऑफिस को, सो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस इज डिडक्टेड आउट ऑफ द, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा केस है, यहाँ आप ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहे हो और उस केस में क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ द किस में से, जो गुड्स सेंड टू दी ब्रांच, ब्रांच को जो गुड्स सेंड किए गए थे उसमें से, तो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, कह रहे हैं कि ब्रांच के द्वारा गुड्स रिटर्न किए गए थे हेड ऑफिस को, वो डिडक्टेड आउट ऑफ द गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, डिडक्ट होंगे किस में से, कि जो आउट ऑफ द जो गुड्स है वो ब्रांच को सेंड किए जाएंगे उसमें से, ठीक है, तो जो ब्रांच के द्वारा जो गुड्स रिटर्न किए गए थे हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस को ही अब वो जो गुड्स है वो वापस कर दिए गए, रिटर्न कर दिए गए, इज इट डिडक्टेड, वो क्या होगा, डिडक्ट किया जाएगा, तो इज इट डिडक्टेड आउट ऑफ द गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रीज इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, अब ये एंट्री किस चीज की है, ये एंट्री है कि फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस प्राइस ऑफ, कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के एक्सेस प्राइस के एडजस्टमेंट के लिए, for adjustment of the excess price of the closing stock, because in that case we are doing the
इन द ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कहाँ आता है, ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए आएगा आपका डेबिट साइड में, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। और हमें कोई भी इनकी एंट्रीज पास आउट करनी होती है, वो अपोजिट साइड में एंट्रीज हमें, एडजस्टमेंट की एंट्रीज जो भी हमें पास आउट करनी है वो अपोजिट साइड में करनी है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, लेकिन मेरा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच भी मेरा डेबिट में आएगा, लेकिन यहाँ मेरे पास जो ब्रांच अकाउंट है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। और तो इसीलिए फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के एक्सेस प्राइस के एडजस्टमेंट के केस में, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज ऑफ फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के एक्सेस प्राइस के एडजस्टमेंट के केस में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्लियर, कि जो ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो जो ब्रांच अकाउंट है वो डेबिट हो गया कितने से द्वारा, द स्टॉक रिजर्व अकाउंट से। तो विद द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस एंड द इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस के बीच में। तो ठीक है, इन दैट केस में क्या हो गया आपके पास, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का है एक्सेस प्राइस के एडजस्टमेंट के केस में, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्रेडिट साइड में होता, तो मेरे पास क्या है, ब्रांच अकाउंट डेबिट है। मैम, हाँ बोलिए। मैम एक एक वर्ड का मीनिंग बता सकते हो आप? किस चीज का? मैम इंडलैंड ब्रांच क्या होता है? बाबू इनलैंड ब्रांच यानी कि आपके उसी के अंदर ही, विद इन द इंडिया, अच्छा, ओके मैम। ठीक है। नाउ सी द इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, एक बार इसे देखते हैं, ठीक है, फिर जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है वो आप खुद से प्रैक्टिस करना। नाउ द इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, तो रिलैक्सो लिमिटेड सप्लाई द गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट अ कॉस्ट प्लस 25%। Please understood that this is a cost plus 25%. So cost plus 25% is your what is the invoice price, clear? So the Relaxo Limited supply goods to its Delhi branch, कि जो Relaxo Limited है वो गुड सप्लाई करता है अपने दिल्ली ब्रांच को, ठीक है। तो रिलैक्सो लिमिटेड सप्लाई करता है गुड्स अपने दिल्ली ब्रांच को, गुड सप्लाई करता है एट कॉस्ट प्लस 25%। किसने पे, कॉस्ट प्लस 25% में दिल्ली ब्रांच को, ठीक है, रिलैक्सो लिमिटेड गुड सप्लाई करता है। ऑल कैश सेल्स एट ब्रांच आर डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। क्या मतलब है कि जितने भी कैश सेल्स है ब्रांच में, ठीक है, वो कह रहे हैं कि डेली की जो भी ब्रांच में कैश सेल्स है आर डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस को डेली दी जाती है, आर डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस, एंड द लेटर डायरेक्टली पेज ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस। बाद में उसे जितने भी सारे ब्रांच एक्सपेंसेस होते हैं वो पे करने होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शो बाय द डाटा सिस्टम, कह रहे फॉलोइंग पर्टिकुलर से डाटा सिस्टम के द्वारा शो करना है द रिजल्ट ऑफ द ब्रांच ऑपरेशन, ठीक है, कि ब्रांच ऑपरेशन के रिजल्ट को शो करना है फॉर द ईयर एंडेड, कह रहे 31 दिसंबर 2009 ईयर एंडेड के साथ फॉलोइंग पर्टिकुलर से हमें डाटा सिस्टम के द्वारा ब्रांच ऑपरेशन के रिजल्ट को देखना है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, तो रिलैक्सो लिमिटेड इट्स ब्रांच, ठीक है, आपको जो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस प्राइस गिवन है, दैट इनवॉइस प्राइस इज ऑफ द कॉस्ट प्लस 25%, सो 25% इज अवर द प्रॉफिट, क्लियर। डायरेक्टली जो डेली रेमिटेंसेस है हेड ऑफिस को दिए जा रहे हैं, जो कैश सेल है वो सीधा हेड ऑफिस को दी जा रही है, और जो एक्सपेंसेस है वो बाद में हेड ऑफिस पे कर रहा है। नाउ द स्टॉक, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में हमें
यानी कि इसका ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए what we have given, we have to ensure that we are doing this question by the invoice price method. So all the मैम goods फिर से including the सब कर cost, दीजिए। including the goods sent to branch, ठीक है, should be, ठीक है ना, इनवॉइस, ठीक है, हमें उसे इनवॉइस प्राइस हाँ के मैम। अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो स्टॉक एट ब्रांच 1/1/2009, ठीक है, कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2009 में जो ब्रांच का जो स्टॉक है, ठीक है, उसे हमने इनवॉइस हेलो मैम। प्राइस में किया मैम है। तो स्टॉक एट ब्रांच 1/1/2009 1 जनवरी 2009 में, तो जो ब्रांच को जो स्टॉक है, तो यानी कि उसे इनवॉइस किया गया है इनवॉइस प्राइस पे एट ₹3000 पे। ठीक है, सो टू बैलेंस बीडी, सो टू बैलेंस बीडी, दिस इज द स्टॉक। स्टॉक को हमने कितने में किया है? 3000 में किया है। सो टू बैलेंस बीडी, दिस इज द स्टॉक, स्टॉक इज, ठीक है, इनवॉइस एट द 3000। नाउ द नेक्स्ट इज गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो जो गुड्स है वो ब्रांच को मैम सेंड किया गया कितने पे? इनवॉइस प्राइस पे, कितने पे? 24,000 पे। सो द गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है ना, इनवॉइस किया गया 24,000 पे। सो द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इट इज इनवॉइस एट 24,000। नेक्स्ट वन, रेमिटेंसेस फ्रॉम दी ब्रांच। ठीक है, यानी कि ब्रांच से उसे क्या मिला? पैसा मिला, जो भी कैश या कुछ भी रिसीव होना था। तो रेमिटेंसेस फ्रॉम दी ब्रांच, ब्रांच से रेमिटेंसेस मिले कितने के? 25,000 के। तो रेमिटेंसेस फ्रॉम दी ब्रांच इज ऑफ 25,000। सो बाय बैंक, ठीक है, उसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेमिटेंसेस। यहाँ हो गया आपके पास बाय बैंक अकाउंट रेमिटेंसेस, दिस विल बी ऑफ 25,000। ठीक है, द कैश पेड बाय हेड ऑफिस फॉर रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, कि हेड ऑफिस के एक्सक्यूज मी द्वारा, मैम। हाँ बोलिए। मैम वो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो पा रहे हैं, उनका ग्रुप पे मैसेज आ रहा है, बहुत टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहे बेटा ऐड, प्लीज ऐड आप उन्हें नहीं ऐड हो कर पा रहे लीजिए। तो अब इन्हें भी तो देखना चाहिए ना कि टाइम पे ऐड ऑन हो। ओके मैम। अब ठीक है, हेलो हो मैम। गए? हाँ, बच्चे ऐड हो गए? मैम कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछिए। मैम ये पूछ रहे थे कि ना कि मैम अकाउंट्स की बुक आर एन गोयल और जे आर मूंगा में क्या डिफरेंस है? आर एन गोयल मतलब अच्छी बुक बुक्स तो, हाँ, गोयल भूषण भी अच्छी बुक है, गोयल के नाम से होगी या भूषण के है तो वो भी अच्छी है। है? जे आर मोंगा तो प्रेफरेबल है, वो काफी चलती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी आपको समझनी होगी। भूषण की लैंग्वेज बहुत एकदम सिंपल है, गोयल की भी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सिंपल है। तो अगर गो फॉर द एनी वन, बुक के आप अकॉर्डिंग किसी लेंगे के तो लिए भी फिर जा सकते हैं। सो प्लीज चेक देयर कंटेंट ना, के एंड मैच द कंटेंट ऑफ द बुक with your syllabus, so please ओके match that one. ओके ओके मैम, तो मैम एग्जाम दे सकते हैं ना फिर उस बुक में से भी पढ़ के? Exactly, आप बुक में से पढ़ के एग्जाम दे सकते हो, and to score a good marks you have to study. ओके मैम, थैंक यू। ठीक है ना, स्टडी के ना, you will not get the good marks. Okay, now the next, that is a stock at a branch. ठीक है, ओके I think we have done this and this. Now the next is the fourth one. The cash paid by head office, ठीक है, for rent and taxes. Clear? कह रहे हैं कि हेड ऑफिस के द्वारा कैश पे किया गया था रेंट और टैक्सेस के लिए। फॉर, कह रहे कैश पेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, फॉर द रेंट एंड टैक्सेस। कह रहे हैं कि रेंट और टैक्सेस के लिए, कह रहे कैश पेड बाय हेड ऑफिस के द्वारा कैश पे किया गया। ठीक है, इट मींस कैश जो है पेड किया गया हेड ऑफिस के द्वारा, हु इज पेइंग, तो इट इज अवर द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस शुड बी, ठीक है, कहा आएगा वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा फॉर द रेंट एंड उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आपके पास सारे हैं
वो उसी में ही आएगा। सॉरी, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस हमारा जिस तरीके से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, तो ये भी आपका डेबिट साइड में आएगा। सो दिस इज द कैश पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर रेंट एंड टैक्सेस इज द 6,000। तो ये है 6,000 के लिए, तो रेंट एंड टैक्सेस आपके पास आ गया 6,000 का। तो सैलरीज एंड वेजेस के लिए आपके पास एक्सपेंस आ गया, ठीक है, 1900 का। और जितने भी आपके पास सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आपके सारे डेबिट साइड में आएंगे। सो दिस विल बी ऑफ द 2000 के हैं। नाउ द रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच से वापस आ गया, ब्रांच से वापस आ गया, तो रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच से वापस आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ हमने रिटर्न की हेडिंग में, लेकिन द नेम इज द सेम, जो इसका नाम होगा, ठीक है ना, द एंट्री इज टू बी डन बाय द नेम ऑफ द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है ना। सो द एंट्री आपकी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नेम से ही की जाएंगी, दैट विल बी द ऑफ द, ठीक है, 150। तो वो आपका 150 है। Now the next, this is the cash paid by the head office for sundry expenses. The returns from the branch at the invoice price is of the 150. Stock at branch on 31st December 2009. कह रहे हैं कि 31st December 2009 को जो ब्रांच का स्टॉक है, सो बाय बैलेंस सीडी दिस इज द स्टॉक ऑफ द ब्रांच, ठीक है, वो कितने का हो गया, 8,000 रुपीज का। सो जितनी भी सारी हमने एंट्रीज जो थी वो कवर कर दी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, अभी तक तो हमने ये सारा कॉस्ट प्राइस से भी सेम अप्रोच हम अप्लाई करते हैं। वी आर अप्लाइंग द सेम मेथड इन cost price also, but in the invoice price approach we are using some kind of extra adjustment, clear? So in the invoice price method we are using the some kind of extra adjustment, that extra entries or the extra adjustments are of the opening stock, goods sent to the branch. It means these are entries is of only the stock. These adjustments or these additional entries are related with the stock only, ठीक है। तो these adjustment entries are related with the stock, ठीक है, with the opening stock, with the goods sent to branch, ठीक है। these सारी entries आपकी स्टॉक से रिलेट करती है। अगर हम ये सारी एंट्रीज आपकी स्टॉक से क्या करेंगी, रिलेट करेंगी। नाउ सी द वर्किंग नोट, नंबर 1 लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पे नाउ सी द लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग्स हैं, दीज आर द लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग्स हैं। तो अगर ओपनिंग स्टॉक पे आपकी लोडिंग्स हैं, तो लोडिंग्स इज ऑफ द वर्ड, वी नीड टू कैलकुलेट द लॉट वन, ठीक है, हमें लॉर्ड इसका कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप देखिए, दिस लॉर्ड आपके पास 25% दिया हुआ है, दिस 25% is of the cost price or the invoice price, this 25% ये आपका लॉर्ड है, प्लीज अंडरस्टूड दैट दिस इज द योर लॉर्ड, क्योंकि बिकॉज आपको इतना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ठीक है, और हमें इसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो एग्जैक्ट हम प्रॉफिट और लॉस तभी निकालेंगे जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो पे हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो ये क्या है, एट 25%, 25% क्या है, 25% इज माई द, बताओ 25% क्या है, 25% इज द लोड प्राइस, ठीक है, 25% आपके लिए लोड प्राइस है, एंड दिस 25% इज ऑन द कॉस्ट प्राइस, नॉट ऑन द इनवॉइस प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है। अब लिखा है कि 25% प्लस कर दो, इट मीन्स ये जो 25% है ये आपका कॉस्ट प्राइस पे है,
This 25% is on the cost price rather than on the invoice price. It means कि ये जो 25% है ये आपका cost price पे है, invoice price पे नहीं है. अगर ये invoice price पे होता तब आप लिखते, लेकिन ये जो है ये आपका 25% cost price पर है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जितनी भी स्टॉक की, गुड्स एंड टू ब्रांच की, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच या गुड जो हमने ब्रांच में दिया, इन सभी की जो एंट्रीज गिवन है, दीज एंट्रीज आर ऑफ द इनवॉइस प्राइस. ठीक है, ये हमें जो एंट्रीज गिवन है, सो इन दैट केस द एंट्रीज आर गिवन एट द इनवॉइस प्राइस, बट द लोड इज गिवन ऑन द कॉस्ट प्राइस. दिस इज द मोस्ट वन इम्पोर्टेंट. ठीक है, we have to convert that load because this is of 25%. It is 25% on the cost price. So sale price पे कितना हो जाएगा? 1/5. This 25% is of the cost price. I hope आपको sale price पे निकालना आता होगा. मैम हाँ बोलिए. मैम वो ग्रुप पे बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि ऐड कर लो ऐड कर लो. अब ये टाइम्स ले क्यों ऐड नहीं होते? अब मैं मतलब आप ही खुद बताइए. इट्स अ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम. जो एक टीचर समझा रही होती है वो मतलब अपना कंटेंट भूल जाती है, टाइम से बच्चे आते नहीं है. क्लास में भी ऐसे होता है, अब ऑनलाइन में भी ऐसे ही हो रहा है. बाकी टीचर्स होती है वो एंटर करेंगी नहीं. बाकी टीचर्स एंटर नहीं करती. अब देखो क्या लिखा है आपका इसी क्वेश्चन में. ठीक है, सो दिस इज दिस लोड इज ऑन द, ठीक है, इनवॉइस प्राइस, बट ये हमें किस पे गिवन है? दीज एंट्रीज आर गिवन ऑन द कॉस्ट, आर गिवन ऑन द इनवॉइस. ठीक है, ये सारी एंट्रीज हमें इनवॉइस प्राइस पे गिवन है. तो यहाँ क्या हो गया? द कैश पेड बाय द, ठीक है, हेड ऑफिस फॉर रेंट एंड टैक्सेस इज ऑफ द 600, for salaries and wages the 1900, for the sundry expenses this will be on the 2000, and the return from branch से return हुआ invoice price पे, this is of 150. ठीक है, ब्रांच से जो रिटर्न होगा, तो स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31st, ठीक है, 2009 पे जो ब्रांच पे जो स्टॉक है वो कितने का है? 8000 का है. तो द स्टॉक एट ब्रांच पे वो इनवॉइस प्राइस पे कितने का है? 8000. It means what we need to do? We need to do the adjustment entries. And adjustment entries of what? Adjustment entries of all the lots. ठीक है, जितने भी सारे lots हैं उन सभी की हमें adjustment entries करनी है. The lot is of the stock one. So now see, this is the stock, 3000 का है, 25% का मेरा कॉस्ट पे था. ठीक है, दैट लॉट इज ऑन द कॉस्ट, दैट इज ऑफ 25%. सो वी नीड टू कैलकुलेट द लॉट ऑन द सेल प्राइस मेथड. ठीक है, हमें उस लॉट को कैलकुलेट करना है किस पे? सेल पे. तो यानी कि वो जो 20, यानी वो जो आपके पास गिवन है उसी का आपने अगले उस पे निकाल दो. ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास? 25% ऑन द कॉस्ट. कॉस्ट पे 25% है, तो 25 डिवाइड बाय 100, दिस विल बी ऑफ 1/4. तो सेल में कितना हो जाएगा? सेल में हो जाएगा 1/5. ठीक है, तो यानी कॉस्ट में कितना हो गया है? 1/4. कॉस्ट प्राइस पे 1/4 है और सेल प्राइस पे कितना गिवन है? 1/5. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कितना है? तो लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक के ऊपर जो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर जो लोडिंग होती है, ठीक है, ये कितना है? 3000 है. 3000 का इसको ऐसे आप लगाई ऊपर कर दे, लगाई नीचे लटक रही है सारी. ऊपर करने को कहा, मेंटल है क्या? सुन समझ में हटा नहीं ली आती कोई है.
नीचे गिर गया ये I बीमार है तू सही में पूरा का पूरा ही कोई वही चीज रहेगा तू नाउ द दिस, ठीक है। हमें यहाँ पे स्टॉक कैल्क मतलब पूरा ना पूरा माइंड ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। कभी ऐड करते रहो, कभी कुछ टाइम से नहीं होंगे, चलो मैं 5, 10, 20 मिनट्स तक भी ले लेती हूँ। टीचर समझाए ना, और फिर उसके बाद सिलेबस नहीं होगा, ब्लेम करोगे। नाउ सी द लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर हमारी लोडिंग है, ठीक है। द वर्किंग नोट्स नंबर 1 इज द लोडिंग ऑन द ओपनिंग स्टॉक। दिस लोडिंग इज द 25% ऑन द कॉस्ट। ये जो लोडिंग है वो कॉस्ट पे 25% की है, लेकिन इनवॉइस प्राइस पे कितने की है, 1/5 की है। तो यानी कि 1/4 ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे 1/4 की है, तो इनवॉइस प्राइस पे कितने की है, इनवॉइस प्राइस पे मेरी कॉस्ट पे 1/4 की है, इनवॉइस प्राइस पे मेरी कितने की है, 1/5 की है। क्लियर? तो ये आपको कैसे लगेगा, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड because it's a 25% on the cost, but given data are related to invoice price. Clear? दो given data है, relate करता है invoice price से। If the cost, assume cost is of the 100, it means invoice price कितने का हो गया, क्योंकि 25% निकाल लो 100 का, तो कितना आ गया 25, that is it means cost is 100 and that profit कितने का हो गया, 25 का मेरे लिए वो प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट मेरे लिए कितने का हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, प्रॉफिट कितने का हो गया है, 25 रुपीज। इट मीन्स इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 100 + 120 यानी कि 25, तो दैट इज अ 125। अगर मुझे इनवॉइस प्राइस पे लॉट निकालना तो मैं कैसे निकालूंगी, तो इन यानी कि जो मेरा लॉट है, ठीक है, दैट इज 20, यानी कि ये मेरे लिए क्या है, लॉडिंग, ये मेरे लिए जो प्रॉफिट है। आप यहाँ पे लॉडिंग को एज अ प्रॉफिट के तौर पे, जिस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, यू कैन कैलकुलेट द लॉट इन द सेम वे, इन द सेम मैनर। The load is of the 25,000, but now we are calculating the load on the invoice price, not on the cost price. Please mention this. We are calculating the load on the invoice price, not on the cost price. So 25% is on the cost. So 25% is on the cost. Please remember 25% आपका cost पर है. So this is of your 25% divided by the invoice price. Invoice price is your the 125. So 25% divided by the 125, that is of 1/5 or 20%. This will be the of 1/5 or 20%. ठीक है, therefore loading on opening stock will be, opening stock पे जो loading हम calculate करेंगे, so the loading on the opening stock will be 3000 multiplied by the 1/5. 3000 multiplied by the 1/5, this is the of 600. So 3000 multiplied by the 1/5, this will be the of your 600. Clear? So loading, it means we have calculated the load on the 3000. The load on the 3000 is the 600. ठीक है, load on 3000 is the 600 by the name of stock reserve account. So this is by the name of stock reserve account. दिस, ठीक है, लॉर्ड यानी कि स्टॉक 3000, ठीक है, वो आपका 600 के अकॉर्डिंग होगा। सो आपको इस पे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो 3000 multiplied by the 1/5, this is the of 600. Now the loading on goods sent, ठीक है, जो जितने भी हमने goods sent किए गए हैं उसके लिए loading है। The loading on the goods sent, now the 24,000, because this is not the goods, these are the expenses, so these are the expenses, तो we are doing, ठीक है ना,
this, please mention that. अगर आप यहाँ का load निकालेंगे, you have to do the transactions in the opposite side. If you are calculating the load on the debit side, then do the transactions on the credit side. Okay, the opposite transactions are to be done. Clear? Now the goods sent to the branch account is of the 24,000. If goods is of the 24,000, we need to calculate the load on the 24,000. ठीक है, सो द गुड सेंट कितना हुआ 24,000. सो प्लीज कैलकुलेट द, आपको इसी के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है. बट द मेन मेंशन इज दैट कि 24,000 के आपके लिए गुड्स क्या क्या सेंड किया गया, बट दिस 150 इज ऑफ द रिटर्न. तो अच्छा होगा कि हम उसमें से रिटर्न क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है. यहाँ पे बाय द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी है, सब कुछ है. तो इफ यू नीड टू कैलकुलेट, अगर आप इसमें से यहाँ देखिए कि आपके लिए अगर आप कैलकुलेट अलग अलग निकालना चाहते हैं कि 24,000 का निकाल के आप उसको ये इसमें अलग से एंट्री कर सकते हैं. फिर उसके बाद जो रिटर्न किया गया है 150 ब्रांच से, उसके आप अलग एंट्री कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू बाय दैट मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 24,000 का लॉट निकाल के यहाँ लिख दीजिए, और ये जो 150 का लॉट है, 150 का जो गुड्स है, ठीक है, आप उसको निकाल के यहाँ लिख सकते हैं. सो द टोटल गुड्स स्पेंड दैट इज ऑफ 24,000. द गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, द गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस पे जो ब्रांच के द्वारा गुड्स रिटर्न किए जाएंगे, दैट विल बी ऑफ द 150. सो हमने इसको एक नल्सिफाइड या फिर एक इफेक्टिव ट्रांजेक्शन को करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वेट, इट इज लॉट्स ऑफ नॉइज हियर. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. यस मैम. मैम ने भी म्यूट किया है शायद. म्यूट है मैम. ठीक है. नाउ सी, दिस इज यानी कि लोडिंग ऑन द इनवॉइस प्राइस, ठीक है. सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक पे आपने लॉट निकाल दिया. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द लॉट ऑन द गुड सेंट. 24,000 में से आप 150 माइनस कर दीजिए, बिकॉज दीज आर द गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ठीक है. सो नाउ द load on the remaining goods on the next goods sent. So the net goods sent will be 23,850. So please calculate the load on that. So the load on 23,850 multiply by the 1/5 is of the 4,770. So this will be the 4,770 by the name of the goods sent to branch account. ठीक है, 4,770, ठीक है ना, by the name of goods sent to branch account. Now the next one is of the stock.
ठीक है, द रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच इज ऑफ द 150. स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31st 12/2009 is of this is of the invoice price of the 8,000. ठीक है, the stock at branch is of the 8,000. This will be of the 8,000 multiplied by the 1/5. So loading on the closing stock. ठीक है, these are the loading on the opening stock, these are the loading on the goods sent. Now the third one is a loading on the closing stock. The loading on the closing stock is 8,000 multiplied by the 1/5, that is a 1,600. So loading on this is of the 8,000. Now the stock to stock reserve account. ठीक है, 8,000 multiply divide by the 5 is of the 1,600. ठीक है, so by this method in the books of Relaxo Limited, ठीक है, head office Relaxo Limited के books में Delhi branch account for the year ended 31st December 2009. So these are the debit balance and the credit balance. ठीक है, so to general profit and loss account. ठीक है, so we need to calculate here the profit and loss account, and by doing so, ठीक है, so इसमें हमने क्या किया, we have just doing the entries by the same as in the cost price method. ठीक है, the entries, ठीक है, the half entries are similar in the cost price method and in the invoice price method, but the difference is of the adjustment entries. The differences of the adjustment entries. ठीक है, जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज का डिफरेंस है, किसका, ऑफ ओनली द स्टॉक, स्टॉक की एंट्रीज का डिफरेंस है। स्टॉक माने आपको सिर्फ स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्रीज का डिफरेंस है, स्टॉक के स्टॉक रिजर्व का है उसका आपको डिफरेंस है। ठीक है, स्टॉक की एंट्रीज का डिफरेंसेस है, आपको स्टॉक के रिजर्व अकाउंट है, स्टॉक के रिजर्व अकाउंट का आपको डिफरेंसेस है। सो दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2009 इन द बुक्स ऑफ रिलैक्सो लिमिटेड कंपनी के बुक्स में। क्लियर, so in the books of Relaxo Limited company, so the working note loading on the opening stock, these are the load on the opening stock, these are the load on the goods sent, these are the load on the closing stock. ठीक है, so this will be of the 8,000 multiplied by the 1/5, that is of 1,600. ठीक है, so the two stock reserve is of the 1,600. so हमने stock reserve को किसमें 1,600 में compute किया। Is it fine now? Yes, ma'am. ठीक है, now do the illustration number 4. मैम Yes, please. मैम पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते? मतलब पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते हो, आपको एक साथ ही करने क्वेश्चन, अलग अलग तो नहीं करने आपको क्वेश्चन। ये तो सिंपल सी है ना, यहाँ आपके पास स्पेस नहीं है, पेज नहीं है, खत्म हो गया था तो वो नेक्स्ट में आना है, आपको तो एक साथ ही करना है ऑब्वियसली। ठीक है, now see the next question, because in the next class we are doing we will do the stock and data system, and that will be our the last topic of the branch accounting. ठीक है, and now the next is the illustration number 4. Sonari Limited maintains a branch at Mumbai. Sonari Limited maintains a branch at Mumbai to which it sends goods at cost plus 25%. सोनारी लिमिटेड ने मुंबई में एक ब्रांच मेंटेन की है जो कि उसको वो गुड्स सेंड करती है कितने में, एट कॉस्ट प्लस 25%. दिस इज ऑफ द एट कॉस्ट प्लस 25% पे। सो प्लीज रिमेम्बर दिस 25% ये कॉस्ट का गिवन है या वो आपको इनवॉइस प्राइस का गिवन है। दिस 25% इज ऑफ द, ठीक है, ये आपको किसका गिवन है, कॉस्ट प्राइस का। दिस 25% इज ऑफ द कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, ये 25% आपको कॉस्ट प्राइस का गिवन है। इट मीन दिस इज योर द लॉट, दिस इज योर द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, सो ये आपका लॉट है, ये आपका इनवॉइस प्राइस है। तो सोनारी लिमिटेड मेंटेन अ ब्रांच एट मुंबई to which it sends goods at cost plus 25%. So this 25%, ठीक है, ये जो आपका 25% है, ये आपका प्रॉफिट पे गिवन है। So to which it sends goods at cost plus 25%. This 25% is on the invoice price. Clear? The Mumbai branch sells goods both in cash and on credit. तो जो मुंबई ब्रांच है वो गुड्स को बेच रही है, बोथ कैश में भी क्रेडिट में भी। ऑल कलेक्शंस एंड कैश सेल्स आर डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द हेड ऑफिस। ठीक है, जो भी सारी कलेक्शंस हैं, तो जितनी भी सारी कलेक्शंस हैं एक इकट्ठी की गई हैं, और जो कैश सेल्स हैं, तो ऑल कलेक्शंस एंड कैश सेल्स आर डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो भी क्या यानी कि सेल्स करके पैसा आया है, जो कलेक्शंस आई हैं, आर डायरेक्टली डिपॉजिटेड की गई हैं किसमें, बैंक अकाउंट में। एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली। और यानी कि जितने भी सारे खर्चे हैं, ऑल एक्सपेंसेस हैं, वो हेड ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली सीधे पेड किए गए हैं। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में हमें मुंबई के ब्रांच अकाउंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो सी दिस इज द, ठीक है, अमाउंट। ठीक है, ये कितनी है, द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2009। दिस इज द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2009। ये 1 अप्रैल 2009 का है, बैलेंस है। दिस इज द ब्रांच स्टॉक। ठीक है, ये ब्रांच स्टॉक है कितने का, ये ब्रांच स्टॉक है, ठीक है, 30,000 का। सो डेटर्स है, तो सिमिलरली ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। सो प्लीज राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंसेस। सिमिलरली हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए हैं, कितने हैं, 30,000 एंड द 40,000। ठीक है, अब 25% कॉस्ट पर है, तो 20 इट मीन्स कि वी नीड टू कैलकुलेट द लॉट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक। ये तो हमें निकालना ही है, हम इसको लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बस एक बार अपने माइंड में रखो कि हमें जो स्टॉक है, इस स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस है जो हमारे पास स्टॉक का, उसके ऊपर हमें लॉट तो कंप्यूट करना है ऑब्वियसली, कि हमें जो स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर हमें उसका लॉट कंप्यूट करना है। तो वो लॉट कितने का है, 30,000 का लॉट है। तो हमें इसका ये जो लॉट है ये हमें कंप्यूट करना है। तो इस पे इसका वो लॉट हम कैसे कंप्यूट करेंगे, मेन है आपके पास कॉस्ट पे कितने का है, 25% है कॉस्ट पे। ठीक है, इनवॉइस पे कितने का हो जाएगा कि आपके पास कॉस्ट पे गिवन है 1/4 यानी कि 25। ठीक है, आप इसको उसी के सेम मेथड से आपको इनवॉइस प्राइस पे लॉट निकालना है। प्लीज डोंट do with this 25% because ये कॉस्ट पे गिवन है। अवर डाटा, ठीक है, आर गिवन इन द स्टॉक। ठीक है, हमारा जो डाटा गिवन है वो हमारा डाटा इनवॉइस पे गिवन है। सो लॉडिंग इज 25% ऑन द कॉस्ट। लॉडिंग जो होती है वो कॉस्ट पे 25% की गिवन है, but the data are related, but the given data are related to invoice price। ठीक है, but the given data are related to the invoice price। ठीक है, सो आपके पास सेल पे इतने का हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय द, ठीक है, यानी कि 25%। ठीक है, आपको इसका इनवॉइस पे निकालोगे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इसका 30,000 का 1/5 निकालो तो कितना हो गया, बाय द स्टॉक रिजर्व अकाउंट दैट विल बी ऑफ द 6,000। सो इन द बुक्स ऑफ सोनारी लिमिटेड, ठीक है, मुंबई ब्रांच अकाउंट के केस में दिस इज ऑफ द 30,000 का आपने कितना निकालोगे, 1/5। दैट 1/5 इज ऑफ द 6,000। सो बाय द स्टॉक रिजर्व अकाउंट इज ऑफ द 1/6। ठीक है ना, तो ये कितने हो गया आपका 6,000 का। Now the next is transactions during the year. During the year जो transactions है, the goods sent to branch that is at cost price। ठीक है, ये प्लीज
remember that this is at the cost price, so no need to calculate the load on this, because जो आपके पास कैलकुलेट होगा वो आपका इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट होगा. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ठीक है, Yes, समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, yes. सो यस मैम. अब आपके पास यहाँ पे कितने का है, जो होगा आप उसको अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए. तो जितने भी आपके पास गुड्स है सेंड किया गया है ब्रांच अकाउंट को, सो प्लीज राइट डाउन दिस. एंड द एबनॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स एट द इनवॉइस प्राइस, दिस सेंटेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये आपके लिए क्या है, ये आपका गुड्स का एबनॉर्मल लॉस है. आगे एक बार नेक्स्ट में देखते हैं. द चेक सेंड बाय हेड ऑफिस, अभी हम इसके गुड्स की एंट्रीज करते हैं. नाउ द चेक सेंड बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच, अब ब्रांच को यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा चेक सेंड किया गया है किसे, ब्रांच को. द चेक सेंड बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच, दैट इज द रेंट इज 4000, सैलरी विल बी द 6000. ठीक है, तो जो हेड ऑफिस के द्वारा चेक सेंड किए गए हैं ब्रांच को, द चेक सेंड बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच. ठीक है, कितने का सेंड किया गया है, टू बैंक अकाउंट में. द रेंट इज ऑफ दिस 4000, सैलरी इज ऑफ द 6000. कितने का दिया गया है आपके पास, 4000 का, 6000 का. नाउ द बैलेंस इज ऑन द 31st March 2010. ठीक है, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2009 में बैलेंस हमें गिवन था. नाउ द बैलेंस इज ऑन द 31st March 2010, यानी 31st March 2010 में हमें बैलेंस गिवन था. बैलेंस कितने का था, डेटर हमारे पास बैलेंस था वो कितने का था, 45,000. सो यू कैन राइट कि यहाँ पे ये आपके पास डेटर्स गिवन है, हाउ मच इज ऑफ द 45,000. क्लियर, डेटर्स आपके पास यहाँ कितने का हो गया, 45,000. Outstanding rent, because outstanding rent is your the expenses, so expenses should be debited, so it comes under the debit side of your the branch account. So ये आपके पास branch account के debit side में कम आ गया है. So by the name of the to balance CD, outstanding rent is of the 1000. ठीक है, so to balance DD outstanding rent is outstanding rents, ठीक है, by the 1000. Now the next is your the cash sales. ठीक है, cash sales are the what, cash sales already your the revenue, so comes on the credit side. ठीक है, of the 30,000. Now see the bad debt and the discount allowed. Obviously the bad debts and discount जो भी allowed किए गए हैं, these are transactions of the डेटर्स अकाउंट. ठीक है, ये आपके सारे डेटर्स अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं. तो इट मींस कि इस केस में हमें जो डेटर्स अकाउंट है उसे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो प्लीज प्रिपेयर द डेटर्स अकाउंट व्हेन देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ द बैड डेट एंड अ डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, सो प्लीज प्रिपेयर इट. सो हम इसे प्रिपेयर करेंगे इसी ट्रांजेक्शन्स को जब हमारे पास यानी कि ब्रांच ये हमें गिवन है. So we are preparing the memorandum branch account. So in the memorandum branch account, opening balance of the debtors, ठीक है, given. Now the because the credit sale, not the cash sales, so please mention here, क्या हमें यहाँ पे credit sales given है questions में या नहीं. So yes, हमें credit sales given है, because credit sale नहीं होगी तभी तो आप सॉरी क्रेडिट सेल होगी तभी तो आपके पास डेटर का कंसेप्ट आएगा. अगर क्रेडिट सेल ही नहीं होगी तो क्या डेटर का कंसेप्ट आएगा, देन देयर विल बी द नो कंसेप्ट ऑफ डेटर इफ देयर इज नो क्रेडिट सेल. सो क्रेडिट सेल इज ऑफ द 1,20,000. क्लियर, सो क्रेडिट सेल आपकी कितने की है, क्रेडिट सेल आपकी 1,20,000 की है. ठीक है, सो द क्रेडिट सेल इज ऑफ द योर 1,20,000. सो ठीक है, टू बैलेंस बीडी is 40,000, credit sale is of the your 1,20,000. ठीक है, now the by the bad debt is your the 2,000. bad debt आपके पास 2,000 का हो गया. by discount allowed is your the 3,000. ठीक है, जो डिस्काउंट अलाउड किए गए हैं वो कितने के हैं, 3,000 के. so bad debt is your the 2,000, डिस्काउंट अलाउड किए गए हैं वो कितने के हैं, 3,000 के हैं. क्लियर. Now the next is a goods returned by the branch. ठीक है, goods returned by the debtor. So this entry is of
डेटर्स अकाउंट, तो ये एंट्रीज भी मेरी डेटर्स अकाउंट की है, ठीक है। तो आपके पास कितने का हो गया, रिटर्न्स किए गए हैं, एंड देन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। इट मीन्स कि देयर इज नॉट, ठीक है ना, देयर इज समथिंग मिसिंग इन दैट, ठीक है। इसका मतलब कि क्योंकि हमें डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग गिवन, अगर दोनों आपस में इक्वल आते तो क्या हमारे पास यहाँ पर ये निकल के ही नहीं आएगा। इट मीन्स कि इस केस में कुछ भी हमारे पास निकल के नहीं आया है, यहाँ पे आपके पास ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है, ऑफ द ब्रांच डेटर्स अकाउंट आर नॉट इक्वल, इट मीन्स दैट देयर इज अ सम शॉर्टफॉल, ठीक है। दैट शॉर्टफॉल मे बी ऑन द डेबिट साइड एंड मे बी ऑन द क्रेडिट साइड, तो बाय द बैंक अकाउंट, सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, इन केस ऑफ द बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपके पास बैंक अकाउंट के केस में बैलेंसिंग फिगर है बाय बैंक अकाउंट, सो 1,07,000, सो 1,07,000 आपके पास क्या है, बैंक अकाउंट के केस में बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। सो 1,07,000 आपके पास क्या है, तो 1,07,000, सो कलेक्शन फ्रॉम द डेटर, डेटर से कलेक्शन है कितने की, दो, द कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज ऑफ द 1,07,000, ठीक है। तो डेटर से कलेक्शन आपके पास कितने का है, 1,07,000 का है, क्लियर। तो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस, तो हमने इसे प्रिपेयर किया, तो कैश सेल्स आपके पास हो गया, ठीक है। सो बैड डेट इज ऑफ 2,000, बैड डेट 2,000 का था, डिस्काउंट अलाउड किया गया वो 3,000 का था, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय द डेटर, वी हैव डन दिस एंट्री एंड दिस इज द स्टॉक एट द इनवॉइस प्राइस, ये हमें लास्ट में करना, एंड द एटी एक्सपेंसेस, सो एटी एक्सपेंसेस आपके पास आएगा, किस साइड आ जाएगा, तो स्टॉक इज ऑफ योर द हियर इज योर द क्लोजिंग स्टॉक एंड एटी एक्सपेंसेस कम्स इन द डेबिट साइड, ठीक है, 2,000. Now the credit sale goods returned by debtor. Now the goods returned by branch at invoice price, ठीक है, invoice price पे ब्रांच के द्वारा जो गुड्स है वो रिटर्न किए गए हैं, तो जो गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ठीक है, दैट इज ऑफ द 10,000, ब्रांच के द्वारा जो गुड्स रिटर्न किए गए, सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज ऑन द इनवॉइस प्राइस whereas this is on the cost price. So अब हमें सिर्फ स्टॉक की एंट्रीज करनी है, वी हैव डन द, ठीक है, ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट द स्टॉक, ठीक है। सो हमें स्टॉक की एंट्रीज करनी है, अब देखते हैं स्टॉक की एंट्रीज करते हैं, आप आ जाइए, ठीक है। दिस इज द पॉइंट नंबर सेकेंड, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट, ठीक है। द मेन थिंग इज कि जो गुड्स आपके पास 1,40,000 के कॉस्ट पे गिवन थे, अब आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, सबसे पहले इसी गुड्स को, क्योंकि ये आपको कॉस्ट प्राइस पे गिवन थे, अब हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं कौन से बेसिस पे, अभी मैंने आपको कहा ना कि आपको ये माइंड में रखना है कि ये आपको कॉस्ट प्राइस पे गिवन है और ये आपको इनवॉइस प्राइस पे गिवन है, क्लियर। अगर ये आपको कॉस्ट प्राइस पे गिवन है but we are preparing the branch account as per the invoice price method, so how can we write the goods sent to the branch account on the cost price, हम उसे कैसे cost price के अकॉर्डिंग जो goods sent to branch account है हम उसे cost price के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो goods sent to branch account है हम उसे cost price के अकॉर्डिंग कैसे कंप्यूट करेंगे, हम उसे invoice price के अकॉर्डिंग कंप्यूट करेंगे। The goods sent to branch account should be computed as per the invoice price, ठीक है। तो जो गुड्स सेंड किए गए हैं ब्रांच अकाउंट को वो आपको कैसे प्रिपेयर होंगे, वो आपको इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग निकालने पड़ेंगे, सो प्लीज कैलकुलेट दैट इनवॉइस प्राइस। सो 1,40,000 इज अवर द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस पे हमें इनवॉइस जो लॉडिंग है 25%, अब यहाँ पे हम 1/5 नहीं लेंगे, यहाँ हम उसका 1/4 लेंगे, 25। क्या बोल रहे हो आप मैम? स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मैम हो रही है। नो मैम नहीं हो रही। मैम नहीं हो रही। यस मैम नहीं हो रही।
मैं कर देती हूँ दोबारा से। अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मुझे बता दिया करो कब शो हो रही है नहीं हो रही है। तो द गुड्स आपके पास कितनी हो गई है? 1,40,000 है, तो 1,40,000 का 25% निकालोगे तो वो कितने का आ गया? 1,75,000। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इज ऑफ 1,40,000। 1,40,000 का 25% कितना हो गया? 35,000। सो 1,40,000 प्लस 35,000 तो कितना हो गया आपके पास? 1,75,000। सो 1,75,000 इज योर द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, सो 1,75,000 वो आपका इनवॉइस प्राइस है। क्लियर? सो हमने यहाँ पे 1,75,000 का क्या है? सो दिस इज योर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो जो ब्रांच अकाउंट को जो गुड्स दिया गया था 1,75,000 हमने निकाल दिया। ठीक है, अब नाउ अब हमें इसके ऊपर रिजर्व्स भी निकालना पड़ेगा। प्लीज मेंशन दैट, क्योंकि आपने 1,75,000 निकाला है तो ये गुड्स है। अब आपको इसके ऊपर जो अपना रिजर्व्स है वो भी कंप्यूट करना है। देख लीजिए, सो टोटल आपके पास कितने का है? 1,75,000 का है। गुड्स रिटर्न किए गए थे 10,000 के, तो बैलेंस कितने का हो गया? 1,65,000। सो वी नीड टू कैलकुलेट द लॉट ऑन द नेट गुड्स सेंड। ठीक है, जो भी हमारे पास नेट गुड्स सेंड किए गए हैं उसके ऊपर हमें लॉट निकालना है। दैट लॉट इज ऑफ द 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय द 1/5 दिस ऑफ द 33,000। क्लियर? सो हमने लॉट निकाल दिया 30,000 का। यहाँ पे डेबिट साइड में कौन कौन से आपके पास है? गुड्स हैं, तो आपके पास स्टॉक है, तो स्टॉक इज ऑफ द 30,000। इसका आपने लॉट निकाल के यहाँ लिख दिया 1/5 6,000। ठीक है, इसका आप यहाँ पे निकाल दीजिए 1,75,000 का भी हमने कंप्यूट किया 33,000 का, इसका हमने लॉट निकाल दिया। आप यहाँ पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने स्टॉक का स्टॉक रिजर्व के नाम से डाला, लेकिन हमने यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का बाय द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट नाम से ही डाला। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टॉक का स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से डाला है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से डाला है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास क्या है? गुड्स सेंड टू ब्रांच 10,000। 10,000 को, क्योंकि ये इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्रेडिट साइड में कोई स्टॉक या कोई गुड्स बचे, इसके हमने एंट्रीज या एडजस्टमेंट हमने नहीं की है। यस, दिस इज ऑफ द स्टॉक। स्टॉक की हमने एंट्री नहीं की है, सो बाय बैलेंस द सीडी दिस इज ऑफ द स्टॉक। स्टॉक इज ऑफ द 40,000। स्टॉक आपका कितने का है? 40,000 का है, तो स्टॉक आपका 40,000 का है, तो स्टॉक का आप 1/5 निकाल सकते हैं। तो स्टॉक आपके पास स्टॉक रिजर्व कितने का होगा? इसका 1/5 निकाल के दिस विल बी ऑफ द 8,000। ठीक है, सो टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट इज ऑफ योर 8,000। क्लियर? So by doing this calculation, so 5,000 is your the word to general profit and loss account. So to general profit and loss account, this is your the balancing figure. ठीक है ना? तो ये आपके पास प्रॉफिट निकल के आ गया। हाँ, समझ में आया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ठीक है, इसमें कोई और डाउट है आपके पास? बोलिए। मैम 33,000 कहाँ से आया? 33,000 आपके पास कैसे है? 33,000 इज अ लॉट ना, हमें लॉट निकालना है। ठीक है, द first of all you have to convert the goods sent to the branch account on the invoice price method. Sorry, on the invoice price. The goods sent to branch is even on the cost price, so computed as per the invoice price, and then the 1,75,000 is your the goods sent to branch at the invoice price, and 10,000 is the goods returned by the branch. So the remaining goods or the net goods sent is your the 1,65,000. Your the net goods sent or your remaining goods is of the 1,65,000. So please compute the load on 1,65,000. So 1,65,000 पे आप उसका 1/5 करोगे, आप उसका 1/5 निकालोगे, that will be of 33,000. So 33,000 is your the word
the goods sent to branch account. So 33,000 is the goods sent to branch account. समझ में आया अब? Yes, ma'am. Clear हो गया? Any doubt now? No, ma'am. No, No ma'am. doubt? Okay. No doubt now? Fine. कोई डाउट है? नहीं है, कोई डाउट नहीं है. So that's it for today. We will do stock and data in our Yes, next ma'am. class. Yes,